तो स्वागत है आप सभी का युवा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सभी लोग युवा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर क्लास 10 के एनसीईआरटी की इतिहास के मोस्ट फन शॉर्ट वीडियोज में साम्यवाद एवं साम्राज्यवाद अध्याय 2 के महत्वपूर्ण तरीके से सबसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे लोग। ये पार्ट 1 वीडियो है और पार्ट 2 में हम लोग इसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, उस ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ेंगे लोग, और थर्ड पेज में हम लोग सब्जेक्टिव्स के बारे में अध्ययन करेंगे लोग। आइए शुरू करते हैं लोग इस चैप्टर को, और आप लोग चाहे तो इसे नोट की तरह बनाकर रख सकते हैं लोग। शुरू करते हैं लोग। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे चैप्टर नाम क्या। चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है, समाजवाद एवं साम्यवाद। चलिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि समाजवाद क्या है। देखिए, तो समाजवाद है क्या। इस समाजवाद का पहला प्रयोग 1827 में हुआ था। कब हुआ था? 1827 में। इसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक समानता। समाजवादी का मानना है कि उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर समस्त समाज के लिए हो। ठीक है, समस्त समाज के लिए हो। उत्पादन के साधनों एवं पूंजी पर राज्य का नियंत्रण होता है। ठीक है, समाजवाद एक ऐसी चीज है ना जिसके बारे में आप समझ रहे हो ना। देखिए, समाजवाद एक ऐसी चीज है ना जो एक चीज होता था ना, अगर कोई चीज हम लोग कर रहे हैं या किसी वस्तु को बेच रहे हैं लोग, इसमें पर्सनल प्रॉफिट ना हो। इसमें पर्सनल प्रॉफिट हमारा ना हो। इसमें हमारे देश की जो सरकार है ना, हमारे देश के जो लोग हैं ना, उसको भी इससे प्रॉफिट हो। ठीक है ना। देखिए, क्या कहते हैं कि सामाजिक और आर्थिक समानता समाजवादी का मानना है। जो भी समाजवादी लोग थे, उनका क्या मानना था ना, जितने भी लोग हैं ना, उन सभी को एक बराबर अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर किसी को गाड़ी से जाने का अधिकार है, तो उनके बगल वाले को ये नहीं कि आप गाड़ी से नहीं जा सकते, ये अधिकारों का हनन है। अगर इन दोनों को एक साथ एक सड़क पर चलने का अधिकार है, एक साथ एक जगह बैठने का अधिकार है, तो ये क्या है? समानता है। ठीक है, और कोई भी वस्तु प्रोडक्ट बन रही है तो उसका पर्सनल अधिकार ना हो, बल्कि समस्त समाज का अधिकार हो। ठीक है, और संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण हो और पूंजी राज्य सरकार को मिले। ठीक है, ये क्या है? समाजवाद। देखिए, समाजवाद का जो भी बात है, अब देखिए समाजवाद के बारे में कुछ बातें समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए समाजवाद। समाजवाद के बारे में सबसे पहले बात किया जा रहा है, तो समाजवाद दो प्रकार के होते थे। कितने? दो लोग समाजवादी में दो प्रकार के समाजवादी थे। एक बोला तो यूटोपियन और दूसरा वैज्ञानिक समाजवाद। ठीक है, समाजवाद को दो भागों में बांटा गया था। एक थे दूरदर्शन स्वप्नदर्शी और समाजवाद। यूटोपियन समाजवादी ये कार्ल मार्क्स के पहले का समाजवाद है। ये यूटोपियन समाजवाद जो है ना, वो कार्ल मार्क्स जो थे ना, बिल्कुल आगे अध्ययन करना है, उनसे पहले जो लोग थे ना, उन्हें यूटोपियन बोला गया है, और उनके बाद वाले को विज्ञान। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं हम लोग इनको यूटोपियन समाजवादियों को। ठीक है, यूटोपियन समाजवादियों को बताया गया है कि प्रमुख चिंतक यूटोपियन समाजवादियों में सबसे प्रमुख चिंतक कौन थे? सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवन, वर्क्स मैंने की बात करते हैं। यानी जितने प्रमुख चिंतक थे कार्ल मार्कस के पहले के समय के, वे सभी लोग ना मेरे को खून खा, वो लोग शांतिपूर्वक अपने अधिकारों को चाहते थे कि हमें किसी प्रकार अन्य विरोध न करना पड़े, हम शांतिपूर्वक अपने हिस्सों को पा सके। ठीक है, अगला नेक्स्ट स्टेप है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इंग्लैंड में समाजवाद जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। ठीक है, बस ये दो टॉपिक इन लोगों के बारे में। ठीक है, मेन बातें आती है वैज्ञानिक समाजवादी के बारे में। वैज्ञानिक समाजवादी को बताया जाता है ना कि समाजवादी वैज्ञानिक समाजवाद, साम्यवाद या वैज्ञानिक समाजवाद। ठीक है, ठीक है, इसका प्रतिपादन क्या था? कार्ल मार्कस ने। प्रतिपादक किसने किया था? कार्ल मार्कस ने। जो कब से कब तक था? 1883 से 1883 से 1800 सॉरी 1818 से 1883 तक चला था। ठीक है, देखिए उनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म जर्मनी में हुआ था। जो कार्ल मार्कस है, उनका जन्म जर्मनी में हुआ था, और पिता का नाम हेनरिक मार्कस था। ठीक है, ये उनका मतलब जर्मनी पर ना रूस का, मार्क्सिज्म, हीगेल का प्रभाव पड़ा था। ठीक है, मार्कस एंग्लिस मिले, एंग्लिस एक दोस्त थे इनके। ठीक है, एंग्लिस एक मित्र थे, जिसके बारे में बताया जाए कि मार्कस और एंग्लिस मिलकर 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित किया। ये पुस्तक थी जो लोगों के लिए मानी जाती है। ठीक है, और इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक लागू की दास कैपिटल। कौन सी? दास कैपिटल। इसको बोला जाता है यूरोप वासियों का बाइबल। क्या बोला जाता है? समाजवादियों का बाइबल। सॉरी, क्या बोला जाता है? समाजवादियों का बाइबल। समाजवादियों का समाजवादियों का बाइबल का किस? दास कैपिटल को। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब देखो उसके बाद है
कथन श्रमिकों के सिवाय उनकी बेड़ियों को कुछ भी खोने का नहीं है। उन्होंने एक लाइन कही थी प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, बात कहा था उन्होंने कि श्रमिकों के पास ना सिवाय अपनी बेड़ियों को खोने के लिए, सिवाय अपनी गुलामी को खोने के लिए, बाकी उनके पास कुछ भी नहीं है इस दुनिया में खोने के लिए। ठीक है, इसलिए सभी श्रमिकों को एक होना चाहिए, दुनिया के श्रमिकों को क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे बताते हैं कि मानव मान्यता शब अमान्य मानव इतिहास वर्ग संघ का इतिहास है। ठीक है, इनका मान्यता ना इतिहास को ना एक समान रूप से दिखाना था दुनिया को। ठीक है, इतिहास की आर्थिक व्याख्या की है इन्होंने अपने रूप में लोगों को बताया है। तो अगला है कि ऐतिहासिक प्रक्रिया के अंत वर्ग विहीन समाज की स्थापना होने और राज्य विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने ऐतिहासिक प्रक्रिया को बताया कि जब इनका अंत होगा तो वर्ग विहीन जो समाज है ना उनकी स्थापना होगी और होम और राज्य क्या होंगे, विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, अगला है मार्क्सवाद का प्रभाव। क्या, मार्क्सवाद का प्रभाव। तो लंदन में 1864 में मार्क्स के प्रयास से प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की स्थापना हुई। कब, 1864 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, फर्स्ट इंटरनेशनल सम्मेलन। इस सम्मेलन में नारा दिया गया, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। बहुत इंपोर्टेंट लाइन थी, होता था ना कि अगर आप अपने अधिकार के लिए, अगर अधिकार है आपके पास तभी आप कर्तव्यनिष्ठ हैं, कर्तव्य करने के लायक हैं। कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, काम करेंगे तो अधिकार है तभी आप काम करेंगे। इनका यही बात था। ठीक है, उसके बाद द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ 1889 में। कब, 1889 में, लगभग लगभग मान सकते हैं हम लोग 15 या 15 साल बाद। ठीक है, 15 नहीं बोल सकते, सॉरी, 25 साल बाद, 25 साल बाद सेकेंड इंटरनेशनल सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाना घोषित किया गया। ये इंपोर्टेंट लाइन है यहाँ पे। ठीक है, 1 मई को मजदूर दिवस। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है ना कि मजदूर दिवस मनाने की तिथि क्या है, तो 1 मई। कब, 1 मई को। ठीक है, अब देखिए अगला एक रूस की क्रांति। कि रूस में 2 क्रांति हुई थी। सबसे इंपोर्टेंट बात है इसमें, रूस में 2 महत्वपूर्ण क्रांति हुई थी। कितनी, रूस में 2 क्रांतियां हुई थी। पहला 1905 की क्रांति, इसमें ना जारशाही समाप्त हो गई। कौन सा समाप्त हो गई, जारशाही। लेकिन ये जो क्रांति थी ना 1905 की क्रांति, ये सक्सेसफुल नहीं है। ऐसा नहीं है ना, 99% अब सभी कार्य में ना फर्स्ट टाइम में ना फेल होते हैं। 99% कार्यों में 99% का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या होता है, फेल होते हैं। सेकंड टाइम के लिए बेटर होता है ना। देखिए 1905 जो क्रांति है पूर्ण सफल नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद एक और क्रांति घटी जिसको हम लोग बोलते हैं 1917 की क्रांति। 1917 की क्रांति, इसमें कुछ घटनाएं होती, इसमें एक क्रांति थी फरवरी क्रांति। क्या बोलेंगे, फरवरी क्रांति। फरवरी क्रांति जिससे मैसोविक क्रांति के परिणाम भी जारशाही का अंत हो गया था। ठीक है, 1917 में जारशाही क्रांति का क्या हुआ था, अंत हो गया था। और दूसरा हुआ था अक्टूबर क्रांति या बोल्शेविक क्रांति। ठीक है, इसको दोनों जानते हैं, तो अक्टूबर क्रांति बोलते हैं या बोल्शेविक क्रांति। ठीक है, जब अक्टूबर बोल्शेविक क्रांति हुई थी ना, परिणाम स्वरूप यानी बोल्शेविक क्रांति का होने के बाद जो सत्ता थी कहाँ की, रूस की, वो किसके हाथ में आ गई, बोल्शेविकों के हाथ में आ गई। ठीक है, आगे देखिए 1917 के क्रांति के कारण क्या क्या थे। किसी भी कार्य को होने के ना कुछ कारण होते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं ना, कुछ कर रहे हैं ना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होंगे। ठीक है, तो हम लोग को उन कारणों को जानना अति आवश्यक। सबसे पहला कारण है राजनीतिक कारण। कौन सा कारण, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में क्या सिचुएशन हुई थी, तो पहला निरंकुश एवं अत्याचारी शासन व्यवस्था। ठीक है, राजनीति में सबसे पहली मुसीबत क्या थी, अत्याचारी शासक का होना और निरंकुश होना। दूसरा रूसीकरण की नीति। रूसीकरण एक ऐसी नीति थी ना जिसके अनुसार पूरे रूस के लोग, पूरे सोवियत रूस के लोग एक ही भाषा का यूज करेंगे। ठीक है, अलग राजनीतिक दलों का उदय, वहां पर अलग अलग राजनीतिक दल उठ रहे थे जो राजा का विरोध कर रहे थे। उसके बाद नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव, यानी नागरिक जो लोग थे ना, राजनीतिक जो लोग थे वो स्वतंत्रता के लिए लड़ना शुरू कर रहे थे। उसके बाद 1905 की क्रांति का प्रभाव, और 9 जनवरी को एक घटना घटी थी, इसे खून रविवार या लाल रविवार नाम जाना जाता है। इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। जो क्वेश्चन वर्ड यूज कर रहे हैं ना, मात्र एक वर्ड खूनी रविवार, इससे ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमारे बनते हैं। इस खूनी रविवार वर्ड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन क्या होते हैं हमारे बनते हैं। इससे पहला क्वेश्चन तो बने खूनी रविवार क्यों कहा जाता है, ये खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं, ये 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगला देखिए प्रथम विश्व में रूस की पराजय। प्रथम विश्व हो रहा था तो इसमें रूस हार गया था, और उसमें हारा था उससे पहले वो 1905 में जापान से हारा था। ठीक है, उसका देखिए जार निकोलस द्वितीय
और जरीना की भूमिका। जार निकोलस द्वितीय जो था ना वो काफी मतलब रहा था, वो युद्ध में चला गया था और उसकी पत्नी थी जरीना। निकोलस की पत्नी कौन थी? जरीना थी। निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट रही थी, क्योंकि जो जरीना थी ना, कौन? जरीना, उसने अपने गुरु के साथ मिलकर ना रूस को तहस नहस करने का पूरा प्लान कर लिया था, ठीक है। जरीना एक बदनाम पादरी रासपुतिन के प्रभाव में थी, यानी एक पादरी था, जैसे चर्च के जो लोग होते हैं फादर, उनको पादरी बोला जाता है, ठीक है। तो जो पादरी लोग थे ना, जरीना जो एक बदनाम पादरी की चंगुल में फंस गई थी और उसी की बातों को माना करती थी। उस पादरी का नाम क्या था? रासपुतिन। नाम क्या था? रासपुतिन, ठीक है। अगला कारण है सामाजिक कारण। पहला क्या था? राजनीतिक, दूसरा है सामाजिक। तो किसानों मजदूरों की दयनीय स्थिति और उनका विद्रोह, और दूसरा सुधार आंदोलन। ये दो कंडीशन थे, पहले किसानों मजदूरों की दयनीय स्थिति और उन्होंने विद्रोह किया, और दूसरा सुधार आंदोलनों के कारण, ठीक है। उसके बाद है धार्मिक कारण। कौन सा कारण? धार्मिक। तो धार्मिक स्वतंत्रता की कमी, वो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, ठीक है। उसके बाद आर्थिक कारण। वहाँ की अर्थव्यवस्था काफी कमजोर थी, वहाँ के लोगों के पास इसे खाने का नहीं था, टैक्स में कर्ज में ज्यादा पैसे चले जाते थे, ठीक है। उसके बाद औद्योगिकरण की समस्या। औद्योगिकरण यानी औद्योगिकरण होता है मशीनीकरण, जिसमें लोगों की जॉब जाने लगी और उन्हें जब मशीन कार्य करने लगे, ठीक है। उसके बाद है बौद्धिक कारण। कौन सा कारण? बौद्धिक कारण, ठीक है। देखिए बौद्धिक कारण क्या होता है? बौद्धिक कारण में कुछ सिचुएशन थे, जैसे रूस में बौद्धिक जागरण। दूसरा था वॉर एंड पीस टॉल्स्टॉय। उसके बाद फादर्स एंड सन्स तुर्गनेव और माँ मैगजीन गोर्की। यानी ये बुद्धिजीवी जो लोग थे ना, जो किताब लिखते थे, उन्होंने इन सभी किताबों को लिखकर रूस के लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम भावना जगाने का प्रयास किया। देखिए अगर देखते हैं हम लोग बोल्शेविक क्रांति के महत्व। बोल्शेविक क्रांति के महत्व क्या कहते हैं? तो विश्व की प्रथम सर्ववर्ग की क्रांति, प्रथम साम्यवादी सरकार के रूस में स्थापना क्रांति का परिणाम था, ठीक है। जो सर्ववर्ग था ना, उसकी क्रांति का प्रथम जो साम्यवादी सरकार बनी थी ना, वो रूस की स्थापना क्रांति के ऊपर, ठीक है। तो जो बोल्शेविक क्रांति उसको दो प्रभाव थे। कितने प्रभाव थे? दो। पहले तो जो पूरे विश्व पर पड़ा, और दूसरा जो केवल रूस पर पड़ा, ठीक है। तो पहले देखते हैं रूस पर क्या प्रभाव पड़े। तो रूस पर पहला प्रभाव पड़ा कि स्वेच्छाचारी जारशाही का अंत हो गया। किसका अंत हो गया? स्वेच्छाचारी जारशाही का अंत है, राजा का शासन व्यवस्था समाप्त कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद सगड़ा वर्ग के अधिनायक की स्थापना की। सगड़ा वर्ग क्या होता है? सगड़ा वर्ग एक ऐसा वर्ग होता है इसमें गरीब किसान मजदूर ये सभी लोग आते हैं, उसे सगड़ा वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो सगड़ा वर्ग की स्थापना की गई, ठीक है। उसके बाद नई प्रशासनिक व्यवस्था लाई गई, नई प्रशासन में नई सेना, पूरी काफी चीज शुरू से शुरू की गई थी, ठीक है। उसके बाद नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ठीक है। उसके बाद रुचिकरण की नीति का परित्याग करें, जिसको जो भाषा बोलने वो भाषा बोल सकता है, किसी प्रकार का दबाव नहीं दिया गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं ना कि दुनिया पर क्या प्रभाव पड़े इसके, इस पर विश्व पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो विश्व पर पड़ा सबसे पहला प्रभाव था ना कि पूंजीवादी राष्ट्रों में आर्थिक सुधार का प्रयास हुआ। ये जो पूंजीवादी राष्ट्र थे ना, उनमें जो भी कमियां हो गई थी, उन सभी में जो सुधार करने, उन सभी सुधारों को प्रयास करने का कोशिश किया गया, ठीक है। उसके बाद सवर्ण वर्ग के सम्मान में वृद्धि हुई, यानी सवर्ण वर्ग का लोग थे ना, उनको हर जगह पूरे विश्व में रिस्पेक्ट मिलने लगा, ठीक है। अगला है कि साम्यवादी सरकार की स्थापना गई। साम्यवादी यानी हर एक चीज में साम्यवाद कर दिया गया, सरकार के अधीन कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद अंतरराष्ट्रवाद को प्रोत्साहन, अंतरराष्ट्रवादी जो भी अन्य दूसरे देश थे ना, उन सभी इससे प्रोत्साहित होने का हम भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करें, अपने देश की आजादी के लिए हम क्या करें? लड़े, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि समाजवाद का पतन की प्रक्रिया तेजी से होने लगी, यानी हर एक देश में ना गुलामी की जंजीरें टूटने लगी। उसके बाद नई शक्ति संतुलित होने लगी, जो नए देश थे ना, नए देश नई ताकत के साथ पूरी दुनिया में उभरने लगे। अभी आप लोग जिस शख्स की तस्वीर देख रहे हैं, महान क्रांतिकारी लेनिन है। इनके बारे में आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए इनका नाम था लेनिन। अगर पूरा नाम का बोला जाए ना, तो व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। इनका पूरा नाम क्या था? व्लादिमीर इवानोविच लेनिन, ठीक है। इनका जन्म हुआ था, जन्म हुआ था 10 अप्रैल 1870 को सिमरसत गांव में बोल्शेविक क्रांति के परिणत रहे। यानी मीन व्यक्ति ये थे जिन्होंने बोल्शेविक क्रांति को किया था, नेतृत्व किया था, ठीक है। राष्ट्रीय के सहयोग से केरेंस्की की सरकार का तख्तुलट दिया। उन्होंने एक व्यक्ति का सपोर्ट लेने का नाम था ट्रस्ट की। क्या नाम था? ट्रस्ट की,
ठीक है, ट्रस्टी के सहयोग से केरेंस्की की सरकार को पलट दिया। किसने? इस महान शख्सियत ने। ठीक है, केरेंस्की मेंशेविक दल का नेता था। केरेंस्की मेंशेविक दूसरे दल का नेता था। अप्रैल थीसिस में लेनिन के बोल्शेविक दल के उद्देश्य और कार्यक्रम निर्दिष्ट किए गए जिनमें भूमि, शांति और रोटी की व्यवस्था का प्रमुख व्यवस्था करना प्रमुख था। यानी जब अप्रैल थीसिस में ना लेनिन ने बोल्शेविक दल का उद्देश्य और क्या क्या तो कोई पॉलिटिकल पार्टी जब आती है ना, तो एक जैसे कि ना पिछले वर्ष मैं किसी पार्टी के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे बात करूँ सब कोई राहुल गांधी को पहचानते हो। राहुल गांधी ने ना एक पुस्तक निकाली जिसमें उन्होंने वादा किया था ना, अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूँ तो मैं 5 साल के अंदर इन सभी कार्यों को कर दूंगा। ठीक है, वैसे जब लेनिन प्रधानमंत्री बना ना, लेनिन रूस का जब शासक बना, रूस का जब इसका अधिकार हो गया, इसमें रूस को चलाने लगा जिससे प्रधानमंत्री के अधिकार से या राष्ट्रपति के अधिकार से, जैसा इसने कुछ वादे किए, प्रमुख वादे थे भूमि, शांति और रोटी। यानी भूमि का वादा किया कि सबको भूमि मिलेगी, शांति यानी देश को युद्ध में नहीं शामिल होगा, विश्व में यानी इस देश में रूस में किसी पर प्रॉब्लम किसी चीज को लेकर नहीं होगा, उसको रोटी की प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होगी। इसके मुख्य वादे थे। ठीक है, उसके बाद लेनिन द्वारा किए गए आंतरिक व्यवस्था के, लेनिन के आंतरिक व्यवस्था। ठीक है, इसके पहले युद्ध की समाप्ति रूस और जर्मनी के बीच 1918 में ब्रेस्टलिटोस की संधि की इसने। सबसे पहले इसने क्या किया? युद्ध की समाप्ति की रूस और जर्मनी के बीच 1918 में ब्रेस्टलिटोस की संधि की। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिक्रांति का दमन लेनिन ने चेका नामक पुलिस दस्ता का गठन करके किया। लेनिन बहुत चतुर था, उसने आंतरिक जो भी क्रांति हो रही थी ना उसका दमन कर दिया, एक चीका नामक पुलिस संगठन की स्थापना करके। ठीक है, उसने पूर्ण रूप से इस क्रांति को समाप्त कर दिया। ठीक है, तीसरा आर्थिक व्यवस्था नई आर्थिक नीति 1921 में लागू की गई। ठीक है, इसमें एक नीति बनाई दूसरे देशों को बनाने के लिए। नई आर्थिक नीति क्या थी? जिसमें बताया गया है ना कि जो भी नए नियम इस देश को चलाने के लिए बनाए गए थे वो नई आर्थिक नीति थी, आगे भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद सामाजिक सुधार इसने किए, समाज में सुधार लाया, प्रासंगिक सुधार भी इसने लाए अपने जीवन में। ठीक है, नए संसाधन का निर्माण, इसके अनुसार रूस को रूसी सोशलिस्ट फेडरल सोवियत रिपब्लिक घोषित किया गया। बाद में रूस सोवियत संघ बना। ठीक है, नए संविधान का जब निर्माण हुआ ना तो इसके अनुसार रूस को रूसी सोशलिस्ट फेडरल सोवियत क्या किया गया? सोवियत रिपब्लिक पार्टी का नाम दिया गया, लेकिन बाद में सोवियत रूस के अंदर रूस क्या बन गया? सोवियत रूस बन गया। सोवियत रूस का अर्थ क्या होता है कि पहले देश होता है USSR। ठीक है, इसमें बहुत सारे राष्ट्रीय थे। ठीक है, विश्व के अंदर बहुत सारे राष्ट्रीय थे, जैसे भी रूस है ना, रूस, यूक्रेन। ठीक है, बहुत सारे ऐसे देश बने थे इसके टूटने के बाद। ठीक है, अब देखिए इसके बाद विदेश, लेनिन की विदेशी नीति क्या थी? लेनिन की विदेशी नीति थी गुप्त संधियों की समाप्ति। इसमें संधि गुप्त रूप से की गई थी ना कि आप मेरी सपोर्ट कीजिए, मैं आपका करूंगा, जो भी उसको क्या कहते समाप्त कर देगा, संपूर्णता समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीयता का सिद्धांत में इसने राष्ट्र के प्रति सबको एकत्रित किया, सबकी भावनाओं को जगाया। ठीक है, उसके बाद साम्राज्यवाद विरोधी नीति, यानी राजा के विरुद्ध, यानी राज्य शासन किसी को भी अच्छा ना लगे इसके विरुद्ध उसने एक नीति तैयार की। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया? कम्युनिस्ट कॉमरेड की स्थापना की, सभी देशों की समाजवादी पार्टियों का एक संघ होता है। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी पढ़े थे ना उसने लेनिन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे लेनिन के जाने के बाद ना रूस कैसा हो गया। लेनिन के जाने के बाद एक नया राजा है, नया शासक है, जिसका नाम था स्टालिन। ये दिख रहे हैं ना, इन्हीं का नाम था स्टालिन। स्टालिन ने रूस की आर्थिक प्रगति के लिए प्रयास किए, बहुत सारी कोशिश की, साथ ही उसने सर्वाधिकारवाद की स्थापना की। स्टालिन ने 1929 में किसानों को सामूहिक कृषि फॉर्म यानी कोल खोज में खेती करने को बाध्य किया। स्टालिन की मृत्यु 1953 में हुई थी। इसके लिए कोई ज्यादा बातें नहीं की गई है, इसने ज्यादा कुछ किया नहीं था, रूस के लोगों के लिए ज्यादा कुछ किया नहीं था। ठीक है, एज आवर सिलेबस नॉलेज। ठीक है, देखिए स्टालिन की मृत्यु बस याद रखना है। स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? 1953 में हुई थी। उसका देखिए दो परिणाम आते हैं, खुश्चेव और गुबार्चोव की उदारीकरण नीति। ठीक है, तो गुबार्चोव की गलानुस्तान यानी फूलपान और
पेरेस्ट्रॉइक की नीतियों का सोवियत संघ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। 1991 में हम सोवियत संघ टूटकर विभिन्न देशों में सम्मिलित अलग अलग देश बन गए। ठीक है, देखिए अब देखने हम लोग नई आर्थिक नीति। लोग नई आर्थिक नीति की प्रमुख बातें क्या थी, अभी मैं बात की नई आर्थिक नीति वो क्या कहती। ठीक है, देखिए किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। किसानों से अब अनाज न लेकर उसके बदले कुछ पैसे उनसे लिए जाएंगे। अनाज किसान का था और वह इसका चाहे उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए ना कि उसने इतना फसल उगाया, इसके बदले हम उसकी फसल नहीं लेंगे, कुछ पैसे एक मुहर, दो मुहर, तीन मुहर ले लेंगे, बाकी फसल किसी किसान की उसको मन चाहो कि करे तो वो खा सकता है, बेच सकते हैं, जो तो वो कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है सिद्धांतमक सिद्धांतों में जमीन राज्य की थी, फिर व्यवहार में जमीन किसान की। यानी ऐसे कहने के लिए जमीन सरकार की थी, लेकिन उस पर अधिकार किसका था, किसानों का था। तीसरा है कि 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिले। ये अगर आपको फैक्ट्री मिल जाती है किसी भी स्थान पर, किसी भी संस्था में, अगर 20 से कम व्यक्ति हैं तो वो आपका व्यक्तिगत है, इसका सरकार कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, चौथा है उद्योगों का वर्गीकरण कर दिया गया। निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफी छूट दी गई, यानी बहुत सारे मुद्दों पर बहुत सारी चीजों को छूट दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू की गई। यानी जो राजकीय एजेंसी थी ना, जो भी बैंक से उनके माध्यम से रूस के लोगों का क्या क्या लाइफ इंश्योरेंस करना शुरू किया गया। उसके बाद है व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा की राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, 6 नंबर विदेशी पूंजी को सीमित तौर पर आमद किया, यानी कि एक लिमिटेशन में, जैसे कि $10 एक लिमिट में पैसा किसी दूसरे देश से क्या हमारे देश में आना चाहिए, कर्ज नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अगला है विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए, यानी ग्रामीण स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिले स्तर पर। ठीक है, उसके बाद ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। हालांकि लेनिन की नीति की आलोचना की गई, लेकिन लेनिन ने इसका जवाब देते हुए कहा कि 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हटाने से 2 कदम आगे रहने के समान है। ये लाइन इसकी सबसे बेहतर है ना, कि अगर सिर्फ 3 कदम आगे बढ़ा और 1 कदम पीछे खसाना, तो इसको अपने नेगेटिविटी नहीं देखनी चाहिए, इसको पॉजिटिव देखते हम 2 कदम तो आगे बढ़े हैं ना, कितने कदम, 2 कदम तो आगे बढ़े हैं। ठीक है, तो जबकि हार नहीं जाती, इस तरह से क्या है, जीत है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग स्टेटस के ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे।